दुनिया के कुछ अनोखे इवेंट्स जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 1, पुराने यूरोपियन मैप्स में एक मिस्टीरियस और मिथिकल आइलैंड देखा जाता है जिसे हाई ब्राजील कहा गया है। इस आइलैंड को आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट के पास बताया गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसका एग्जिस्टेंस अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है। इस आइलैंड को अक्सर मैप्स पर सर्कुलर शेप में डिपिक्ट किया जाता था। हाई ब्राजील की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइलैंड हर 7 साल में एक बार दिखाई देता था, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी वक्त ये घने फॉग में छिपा रहता और किसी भी सेलर्स को दिखाई नहीं देता था। पुराने मैप्स जैसे कि 1325 का एंजेलिनो डेल सर्ट का मैप और 1375 के कैटलन एटलस में इस आइलैंड का मेंशन मिलता है। इसका नाम अलग अलग वेरिएंट्स में रखा गया था, जैसे ब्राज़ाइल, ब्राजील और ओ ब्राजील। कई सेलर्स और एक्सप्लोरर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने हाई ब्राजील को देखा या वहां लैंड किया था। आज के टाइम में हाई ब्राजील को एक फैंटम आइलैंड के रूप में देखा जाता है, जो मिडिवल मैप्स और मैरीटाइम मिथ्स का हिस्सा है। इसका मेंशन एक्सप्लोरर्स और सेलर्स की स्टोरीज में भी मिलता है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी के दौरान अभी तक इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं हो सकी है। नंबर 2, 1817 में यूएसए के एडम एरिया में रहने वाली बेल फैमिली के साथ एक ऐसी अजीब और हॉरिफाइंग घटना हुई जिसे आज अमेरिका के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल केसेस में से एक माना जाता है। असल में बेल फैमिली का घर 320 एकड़ के एक बड़े से फार्म पर था। उनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन बेल फैमिली के हेड जॉन बेल ने अपने फील्ड में एक स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर को देखा जो किसी खरगोश और डॉग का मिक्स लग रहा था। जॉन ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन वो क्रिएचर वहां से गायब हो गया। इसके बाद से फैमिली के घर और फार्म के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे रात को दीवार पर खरोचने की आवाज, चैन खींचने की आवाज और किसी औरत के हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज। इस मिस्टीरियस एंटिटी को लोग धीरे धीरे एक डायन के रूप में देखने लगे, जिसे बेल विच के नाम से पुकारा जाने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि बेल विच ने काफी बार अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया था। वो कई बार घर की चीजों को तोड़ती और कभी बेल फैमिली के सदस्यों पर फिजिकल अटैक करती। इस हंटिंग की सबसे बड़ी विक्टिम जॉन बेल की बेटी बेट्सी बेल थी। विच ने कई बार बेट्सी को इमोशनली और फिजिकली अटैक किया था, लेकिन 1820 में अचानक से जॉन बेल की तबीयत काफी खराब हो गई और दिसंबर 1820 में उनकी डेथ हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार बेल विच ही थी। ये कहानी और भी अजीब तब बन गई जब 1819 में यूएसए के फ्यूचर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन बेल फैमिली के फार्म पर इस हंटिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए। जैक्सन और उनके साथियों ने बेल फैमिली के फार्म पर कैंप लगाकर रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन उस रात उनके ग्रुप ने ऐसे हंटेड एक्सपीरियंस किए कि अगली सुबह ही जैक्सन और उनका पूरा ग्रुप बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। एंड्रयू जैक्सन के वर्ड्स थे, मैं पूरी ब्रिटिश आर्मी का सामना करना पसंद करूंगा, पर इस बेल विच का नहीं। नंबर 3, मैक्सिको के गुआनाजुआटो सिटी का एक सिमेट्री दुनिया भर में अपनी ममीज के लिए फेमस है, लेकिन इन ममीज में एक अजीब और हॉरिफाइंग मिस्ट्री है जिसे द स्क्रीमिंग ममी कहा जाता है। इस ममी का चेहरा ऐसा लगता है जैसे वो चीख रही हो। उसके हॉरिफाइंग एक्सप्रेशंस लोगों को डर और क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं। लोगों का मानना है कि ये ममी एक ऐसा इंसान था जिसे जिंदा ही दफन कर दिया गया था। असल में 1833 के कॉलरा आउटब्रेक के दौरान कई लोग जल्दी जल्दी में दफनाए गए थे, जिसमें से कई लोगों को गलती से मरा समझकर दफन कर दिया गया था, जबकि वो कोमा या पैरालाइज स्टेट में थे। जब वो लोग कॉफिन के अंदर जगे होंगे तो बाहर निकलने की कोशिश की होगी। इस ममी का खुला हुआ माउथ
और डिस्टॉर्टेड फेस उसकी स्ट्रगल और टेरर को साफ दिखाता है। ये हॉरिफाइंग डिस्कवरी 19th सेंचुरी में गुआनाजुआटो के एक सिमेट्री में हुई थी। आज इन्हें गुआनाजुआटो के ममी म्यूजियम में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। नंबर 4, एसएस बेचिमो एक स्टील हल्ट कार्गो शिप थी जो 1914 में स्वीडन के गॉथनबर्ग शिपयार्ड में बनी थी। ये शिप हडसन बे कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन आगे चलकर ये शिप एक ऐसी मैरीटाइम मिस्ट्री बनी जिसे आज भी एक रियल लाइफ घोस्ट शिप कहा जाता है। ये शिप काफी रिलायबल थी, लेकिन उसका काम आर्कटिक के हार्श और अनप्रिडिक्टेबल वेदर में ट्रेड का सामान ट्रांसपोर्ट करना था, जो काफी रिस्की टास्क था। 1 अक्टूबर 1931 को एसएस बेचिमो अलास्का के बैरो के पास अपना एक रूटीन कार्गो डिलीवर कर रही थी। इस वक्त आर्कटिक रीजन में मौसम बहुत खराब था, तभी शिप थिक आइस के बीच फंस गई। क्रू मेंबर्स को लगा कि वो अब वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम और ज्यादा खराब हो रहा था। हडसन बे कंपनी ने डिसाइड किया कि शिप के कार्गो को छोड़कर क्रू को रेस्क्यू करना जरूरी है, इसीलिए कुछ क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर दिया गया, लेकिन कैप्टन और कुछ लोग शिप के पास ही रुक गए, इस उम्मीद में कि आइस पिघलने के बाद शिप को वापस ले जाएंगे। लेकिन 15 दिन बीत गए और शिप वहीं फंसी रह गई। कंपनी ने फाइनल डिसीजन लिया कि शिप को अबेंडन किया जाए। कुछ वैल्यूएबल कार्गो आइटम्स लेकर क्रू को सेफ जगह पर इवैक्यूएट कर दिया गया। शिप को अबेंडन करने के बाद क्रू को लगा कि बेचिमो अब आर्कटिक आइस में डूब जाएगी, लेकिन जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। 1 महीने बाद नवंबर 1931 में एक हैवी स्नो स्टॉर्म के बाद शिप कम्प्लीटली वहां से गायब हो गई। सबको लगा कि शिप डूब चुकी है, लेकिन इसके बाद एसएस बेचिमो को आर्कटिक रीजन में अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा। ये एक घोस्ट शिप की तरह भटक रही थी, ना उस पर क्रू था, ना ही उसका कोई डेस्टिनेशन। लोग उसे कभी अलास्का के कोस्ट पर देखते तो कभी बेरिंग स्ट्रेट के आसपास। 1931 के बाद एसएस बेचिमो को कई बार देखा गया। ये शिप दशकों तक आर्कटिक के डेंजरस वाटर्स में भटकती रही, लेकिन कोई उसे वापस लेकर नहीं आ सका। इसका लास्ट डॉक्यूमेंटेड साइटिंग 1969 में हुआ था, जब शिप अलास्का कोस्ट के पास देखी गई थी। आज भी एसएस बेचिमो को एक घोस्ट शिप के रूप में याद किया जाता है, जो समुद्री हिस्ट्री की सबसे इंट्रिगिंग स्टोरीज में से एक है। नंबर 5, कनाडा का नहानी नेशनल पार्क एक रिमोट और रगिड रीजन है जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, वाटरफॉल्स और डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन इस रीजन की एक डार्क साइड भी है। इसे द वैली ऑफ हेडलेस मैन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई अनएक्सप्लेनेड और वायलेंट डेथ्स हुई हैं, जिसमें विक्टिम्स के सर कट ऑफ मिले थे। 1908 में फ्रैंक और विली मैकलियोड नाम के 2 गोल्ड प्रोस्पेक्टर्स ने नहानी वैली के एक हिडन रिवर के पास गोल्ड ढूंढने का एक मिशन स्टार्ट किया था। लेकिन काफी दिन बाद जब वो लोग वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। कुछ महीने बाद उनकी डेड बॉडीज मिली। दोनों के सर उनकी बॉडीज से अलग थे। ये काफी हॉरिबल क्राइम था जो कभी सॉल्व नहीं किया जा सका। इसके बाद 1917 में एक और प्रोस्पेक्टर मार्टिन ने भी नहानी वैली में गोल्ड ढूंढने का मिशन स्टार्ट किया और उनका भी वही अंजाम हुआ। लेकिन ये इंसिडेंट यहीं खत्म नहीं हुए। इसके बाद भी यहाँ कई एक्सप्लोरर्स की बॉडीज बिना हेड के मिली। आज तक द वैली ऑफ हेडलेस मैन के मिस्टीरियस डेथ्स का कोई भी सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सका है। ये वैली अभी भी अनएक्सप्लोर है, जो अपने नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अपने डार्क सीक्रेट्स को भी संभाले हुए है। नंबर 6, सहारा डेजर्ट, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन एक समय ये डेजर्ट ग्रीन ग्रास लैंड का घर हुआ करता था। इसे ग्रीन सहारा के नाम से जाना जाता था। ये लगभग 5000 से 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। इस टाइम पीरियड को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। उस समय सहारा में बारिश होती थी, बड़े बड़े लेक्स और नदियां थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ के एक्सियल टिल्ट और मॉनसून पैटर्न
रिजल्टेंट्स की वजह से हुआ था। अर्थ का टिल्ट हर 41,000 साल में बदलता है और लगभग 5,000 साल पहले अर्थ का टिल्ट शिफ्ट होने से मानसून पैटर्न साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे सहारा का फर्टाइल लैंडस्केप ड्राई होता गया। सहारा के ट्रांसफॉर्मेशन का एक और मिस्टीरियस एस्पेक्ट ये है कि कुछ रीजन्स में ये प्रोसेस काफी सडन था। साइंटिस्ट सोचते हैं कि इसके पीछे वॉल्केनिक इरप्शन या सोलर एक्टिविटीज जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। आज भी सहारा डेजर्ट के नीचे कई सीक्रेट्स छुपे हैं। सैटेलाइट इमेजेस से एंशिएंट रिवर्स और लेक्स के ट्रेसेस मिले हैं। वहीं फॉसिल्स बताते हैं कि एक टाइम पर ये रीजन ओशन के नीचे था। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जब फ्यूचर में अर्थ का टिल्ट वापस शिफ्ट होगा तो सहारा फिर से ग्रीन बन सकता है, लेकिन इसमें हजारों साल लग सकते हैं। नंबर 7, मिनीसोटा के जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क में एक अजीब वाटरफॉल है जो साइंटिस्ट को अब तक कंफ्यूज कर रहा है। ये वाटरफॉल पानी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक साइड का पानी नॉर्मल रिवर में गिरता है, लेकिन दूसरी साइड का पानी एक बड़े से पत्थर के होल में गिरकर गायब हो जाता है। लोग इस होल को डेविल्स कैटल कहते हैं क्योंकि ये एक बॉटमलेस पिट जैसा लगता है जिसमें गिरने के बाद पानी कभी वापस नजर नहीं आता। कई लोग मानते हैं कि ये पानी किसी अंडरग्राउंड केव सिस्टम में चला जाता होगा। वहीं कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ये एक सीक्रेट टनल के जरिए किसी अननोन लोकेशन पर निकलता है। कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने पानी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट डालकर इसके एग्जिट पॉइंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट डालने के बाद वो कहीं और से नहीं निकला। डेविल्स कैटल आज भी एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ नेचर का एक रेयर फिनोमिनन है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी अननोन अंडरग्राउंड वर्ल्ड का गेटवे हो सकता है। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।